हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। यहाँ पे जो अपना सेशन चल रहा था टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का, उसी को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक अपना ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और उनके देश दिए गए हैं। कौन सा पर्वत है, किस देश में पाया जाता है। ठीक है, माउंट रेनियर है, माउंट एटना है, माउंट पैराकुटेन है, माउंट अपो है। देश दिए गए हैं यहाँ पे इटली, मैक्सिको, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब इनके ऑप्शंस भी आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को आंसर इसके आ रहे हैं तो कमेंट कर देना। ठीक है, ऑप्शंस देख लिए। चलिए अब लगाते हैं इन सभी के आंसर्स को। यहाँ पे है माउंट रेनियर, ये पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट एटना ये पाया जाता है आप लोगों का इटली में। और जो माउंट पैराकुटिन है ये मेक्सिको में पाया जाता है। माउंट अपो ये आपका फिलीपींस में पाया जाता है। 4123 ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए कौन से में आपका ये करेक्ट हो जाएगा, बी में है 4123। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार और इसके देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, माउंट एटना इटली में है, माउंट पैराकुटन मेक्सिको में है और जो माउंट अपो फिलीपींस में है। ठीक है, एक क्वेश्चन था लक्ष्मीकांत जी का 142 में क्वेश्चन नंबर। ठीक है, उसमें उनका कहना था कि जो आपके मेटामॉर्फिक चट्टान होती हैं वो सॉफ्ट क्यों होती हैं। जब उन पर प्रेशर लगता है और हीट भी लगती है तो वो प्रेशर सॉफ्ट क्यों होती हैं चट्टानें। तो देखिए, जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो सिर्फ सॉफ्ट नहीं होती हैं, यानी कि नरम नहीं होती हैं। वो कठोर और नरम दोनों प्रकार की हो सकती हैं। वो चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करती है। वो चट्टान किसका रूपांतरण हुआ है वो चट्टान पर निर्भर करेगा। अगर आप लोगों की आग्नेय चट्टान है, ठोस चट्टान का रूपांतरण हुआ है तो वो ठोस रहेगी। अब सादी चट्टान का रूपांतरण हुआ है तो वो सॉफ्ट रहेगी। और रही बात जब उन पर, देखिए किसी भी चीज़ को जब आप गर्म करेंगे तो वो गर्म होगी, तो गर्म होकर के चीज़ थोड़ी सी ढीली होती है, नर्म होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो प्रेमिला जी हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं, आप लोग आंसर करते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपको डाउट भी होता है तो आप पूछ लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है उत्संबलन और अवसंबलन तनाव बलों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों ही गलत हैं। अब चलिए इनको देख लीजिए, इनकी क्या घटना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भूकंप है और ज्वालामुखी है ये दोनों होते हैं कैसे, विस्फोटक घटनाएं हैं जो कि आकस्मिक होती हैं, अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अगर बात की जाए ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी जो उत्पन्न होती है बिल्कुल कहाँ से होती है, ये आपका जो अंतर्जात होता है, भूगर्भ होता है, उसमें बहुत सारा गर्म लावा होता है, गैसें होती हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ऊपर निकलते हैं। ये सभी पदार्थ जब ऊपर निकलते हैं तो क्या होता है, ज्वालामुखी आती है जो कि अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का ये सही है, ज्वालामुखी तक। अब बात करते हैं भूकंप की। तो देखिए भूकंप क्या है, ये भी एक आकस्मिक घटना है। और जब भूकंप आता है तो आपका जो धरातलीय भाग होता है उसमें कंपन होता है, वो हिलता है जो धरातल का भाग, तब ये भूकंप आता है। ठीक है, इतना आप लोग को पता है। लेकिन जब भूपटल होता है आप लोगों का, उसमें तीव्र संचलन होता है तो वो सिर्फ अंतर्जात बलों के कारण ही नहीं होता है। वो जो कंपन होता है आपका सिर्फ अंतर्जात बलों के कारण नहीं होता है, उसमें बाहरी कारण भी उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो आपका बहिर्जात बल होता है उसके कारण भी भूकंप आता है। सिर्फ यहाँ पे अंतर्जात बल का नाम दिया गया है। अगर देखा जाए तो देखिए भूकंप जो है मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी खूब आने लग गया है। जैसे पहाड़ों में बॉम्ब वगैरह लगाते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए, उसको लगाया जाता है, तब भी भूकंप आते हैं। अगर हम पेड़ों की कटाई ज़्यादा करते हैं और जब वो एकदम से ढालू ढालू एरिया होता है और वो सब गिरता है सामान, तो भी हमारा भूकंप आता है। अंतर्जात बल के द्वारा तो आता ही आता है, लेकिन बहिर्जात बल के द्वारा भी भूकंप आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका ये गलत हो गया।
दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि जो उत्संबलन है और अवसंबलन है, ये जो उत्पन्न होता है तनाव बलों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका उत्संबलन होता है या फिर अवसंबलन होता है, ये होते क्या है? तो ये जो आपका देखिए संपीड़न बल होता है, यानी कि क्षैतिज संचलन होता है यहाँ पे इस तरीके से। तो जो पृथ्वी का भाग है, कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तो कोई भाग नीचे धंस जाता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है डोंब के आकार का, गुंबद के आकार का, इसको अपन लोग उत्संबलन कहते हैं। जो आपका नीचे धंसा हुआ भाग है, गड्ढा या फिर बेसुनुमा ये भाग हो जाता है, इसको अवसंबलन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये तनाव बलों के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, ये होता है संपीड़न के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो आपका संपीड़न के कारण ऊपर उठा हुआ भाग उत्संबलन हो गया, नीचे धंसा हुआ भाग अवसंबलन हो गया। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुक में आप लोगों का ए दिया गया है, लेकिन ए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अंतर्जात बल दिया गया है। अगर यहाँ पे बहिर्जात बल भी दिया गया होता तो आप लोगों का ये आंसर जो था फर्स्ट वाला सही हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगर आपकी इसकी व्याख्या पढ़ना चाहें तो फटाफट से पढ़ सकते हैं। ज्वालामुखी प्राय एक गोल या फिर कुछ गोल आकार का छिद्र या फिर खुला हुआ भाग होता है, जिससे होकर भूगर्भ से अत्यंत तप्त गैस, तरल पदार्थ जो लावा होता है, चट्टानों के टुकड़े, ये सभी पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। जब किसी ज्ञात या फिर अज्ञात बाह्य या फिर अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा होती है, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल के बीच का भाग गुंबद के आकार का ऊपर उठ जाए तो उसको उत्संबलन कहते हैं, और जब धरातल का भाग नीचे धंस जाए बेसिननुमा या फिर गड्ढे के आकार का तो उसको अवसंबलन कहते हैं। अतः अगर आप देखी जाए तो जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्या है? आकस्मिक अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि जो भूकंप है, भूकंप बाह्य और अंतर्जात दोनों बल इसमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्संबलन और अवसंबलन संपीड़न बलों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान परसेंटेज में अधिकतम मात्रा में निकलती है? जब आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है, बाहर की ओर में निकलता है ज्वालामुखी, तब सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है जो कि फैलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जल वाष्प? तो बताइए आपको आंसर अगर आ रहा हो तो ABCD कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? यहाँ पे देखिए जल वाष्प है जो कि सबसे ज़्यादा निकलता है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। सर्वप्रथम ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो गैस बड़े जोरों के साथ में भूपटल को तोड़कर धरातल पर प्रकट होती है। ठीक है, इन गैसों में सबसे अधिक परसेंटेज जो होता है वो जलवाष्प का होता है। संपूर्ण ज्वालामुखी गैस का 60% से लेकर के 90% ये क्या होता है? जलवाष्प होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी इसमें उत्पन्न होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी इसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, ज्वालामुखी से निसृत बड़े बड़े टुकड़ों में बम, मटर के दाने या फिर अखरोट के आकार वाले टुकड़ों को लेपिली कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, लेपिली क्या होता है? जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसमें से बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं मटर के दाने या फिर अखरोट के दाने के आकार के, उनको क्या कहा जाता है? लेपिली कहा जाता है। ठीक है, जब पिघला हुआ मैग्मा द्रव के रूप में बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं। चिपचिपा काफ़ी होता है, ये उत्पन्न करता है, निर्भर करेगा किस पर कि लावा आपका क्षारीय है या फिर अम्लीय है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक भूआकृति ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित नहीं होती है? बैथोलिथ है, लोपोलिथ है, क्लिफ है एवं क्रेटर है। कौन सी आकृति है जो कि ज्वालामुखी से उत्पन्न नहीं हो रही है? तो देखिए जो आपकी बैथोलिथ और लोपोलिथ ये ज्वालामुखी से ही निर्मित होती है, लेकिन जो आपका भूगर्भ है उसमें निर्मित होती है, यानी कि जो आपका स्थल मंडल है उसके निचले वाले पार्ट में ये ज्वालामुखी आकृति बनती हैं। क्रेटर है जो कि आपके जैसे ये ज्वालामुखी यहाँ से निकलती है,
इस तरीके का यहाँ पर ये मुख बन जाता है, इसको क्रेटर बोला जाता है। जब इसमें पानी भर जाता है तो इसको क्रेटर झील बोल दिया जाता है। ये कहाँ पर होता है? ज्वालामुखी के मुहाने पर जा करके बनती है। क्लिप है जो कि आपकी ज्वालामुखी आकृति नहीं है, ठीक है। क्लिप कहाँ से बनती है? ये सागरीय आकृति हो जाएगी, सागरीय तरंगों से बनती है। इस तरीके का ये आकृति बन जाती है, इस तरीके से आकृति बनती है ये क्लिप के आकार का। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। बेंतोलिथ, लोपोलिथ एवं क्रेटर का निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है, जबकि क्लिफ का निर्माण सागरीय तरंगों के अपरदन की क्रिया से होता है। सागर तरंगों के द्वारा अपरदन से जब किसी सागर का तट एकदम सीधा खड़ा हो तब उसे तटीय भृगु कहा जाता है, और उसी को क्या बोला जाता है? तटीय क्लिफ बोला जाता है। आगे बढ़िए। बेंतोलिथ, लोपोलिथ ज्वालामुखी लावा के जमने से निर्मित होती हैं। ये आंतरिक स्थल रूप है, यानी कि जो आपकी परपटी है उसके नीचे ये आकृति बनती है। क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर निर्मित होता है, जिसको कि गर्तनुमा आकृति कहते हैं। जब यह क्रेटर अधिक बड़ा हो जाता है तो उसी को कॉल्डेरा नाम बोल दिया जाता है, और इसी क्रेटर में अगर पानी भर जाए तो उसको क्रेटर झील बोल दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बोलिए। कैरेबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप द्वारा माउंट पीली विस्फोट किस वर्ष हुआ था, जिसमें लगभग 2800 लोग मारे गए थे? कब हुआ था ये? 1915 में हुआ था, 1940 में हुआ था, 1935 में, या फिर 1902 में। तो ये बात कर रहा है कैरेबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर बात कर रहा है। ये कब हुआ था? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 1902 में ये वाला विस्फोट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? 28,000 लोग मारे गए थे, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। सन 1902 में कैरेबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पीली विस्फोट में लगभग 28,000 लोग मारे गए थे। पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का भयंकर उद्भेदन हुआ। इसी आधार पर अत्यधिक विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी के पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। जो उद्गार हुआ था पीली ज्वालामुखी का, उसी को क्या बोलते हैं? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। इनके उद्गार से पहले शंकु या फिर गुंबद पूर्णतया अधिकांश रूप से नष्ट हो जाता है। जो आपका इस तरीके का यहाँ पे जो शंकु बना होता है, ये क्या हो जाता है? बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसी तरह जावा एवं सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य है, ठीक है। किस किस के बीच में है ये? जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। सन 1883 में क्राकाटाओ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ये याद रखिएगा कि सबसे अधिक विनाशकारी कौन से ज्वालामुखी होते हैं, तो वो आप लोगों के पीलियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं। इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इनसे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा एवं लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है तथा अगले उद्गार के समय भयंकर गैसें इन्हें तीव्रता से तोड़कर आवाज़ करती हुई धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, ठीक है, या फिर निकल आती हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है? नोवा रप्टा, माउंट सेंट हेलेंस, मोना किया, या फिर येलोस्टोन? कौन सा है जो कि सबसे बड़ा है ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है 20वीं शताब्दी का? तो वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? ए ऑप्शन नोवा रप्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था 1912 में अलास्का प्रायद्वीप के नोवा रप्टा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये जो आपका अलास्का प्रायद्वीप है वहाँ पे हुआ था। यह उद्भेदन 6 जून से प्रारंभ हुआ और तथा एक अनुमान के अनुसार लगभग 15 घन किलोमीटर मैग्मा विस्फोटक रूप में ये निस्सृत हुआ। इसकी मात्रा किलाउआ हवाई में 230 वर्षों के विस्फोट के बराबर है। 1980 ईस्वी में माउंट सेंट हेलेंस जो कि वाशिंगटन में है, इसके द्वारा विस्फोटक मात्रा का लगभग 30 गुना है। आगे बढ़िए। विस्फोटक के दूरस्थ स्थान होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे 1918 ईस्वी तक इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया। उन्होंने ओकाक नदी घाटी को ज्वालामुखी जमाव और भाप से
फ्यूमरोल से भरा हुआ पाया तो उन्होंने इस 10,000 धूम्रपानों की घाटी कहा। ठीक है, क्या कहा है इसको? 10,000 धूम्रपानों की घाटी भी कहा था। आगे बढ़िए। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है लावा, मैग्मा, पातालीय या फिर मध्यवर्ती। तो देखिए, जब पदार्थ है जो कि कहाँ पे पिघला हो, जो आपकी परपटी है, भूगर्भ है, उसके अंदर पिघला होता है तो उसको मैग्मा बोला जाता है। यही मैग्मा जब बाहर निकल आता है तो इसको लावा बोल दिया जाता है। ऑप्शन जो सही होगा वो आपका बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, गैस, राख ये सभी बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है और जब यही पदार्थ जो मैग्मा है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। आगे बढ़िए। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है किससे? ज्वालामुखी की उत्पत्ति से यानी कि अंतरा प्लेट से, नवीन बलित वक्तों उत्पत्ति से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, महासागरीय धाराओं से। तो जो टूजो विल्सन है इनका उष्ण स्थल सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है? आंसर कीजिए अगर आप लोगों को आता है तो। ठीक है, ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी से उत्पत्तित इनका सिद्धांत है जिसका नाम है उष्ण स्थल सिद्धांत। इसकी व्याख्या देख लीजिए। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत ज्वालामुखियों से संबंधित है। प्लेट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री हैं टूजो विल्सन, इन्होंने ही इसका प्रयोग किया था। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन श्रेय जाता है हैरी हेस को, किंतु इस सिद्धांत की वैज्ञानिक जो व्याख्या की गई थी वो WJ मॉर्गन के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। आगे बढ़िए। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है कहलाती है क्या? क्वार्ट्ज, लावा, ग्रेनाइट या फिर सिलिकेट। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ये भूगर्भ के अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोला जाता है और जब ये भूगर्भ के बाहर यानी कि सतह पर पहुंच जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या तो पढ़नी नहीं है, अभी अपन लोगों ने सेम व्याख्या पढ़ी हुई है। आगे बढ़िए। देखिए ये पढ़ लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लावा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक जिसमें गाढ़ा सिलिका की मात्रा अधिक होती है उसको अम्लीय लावा कहा जाता है या फिर एसिडिक लावा इसको कहा जाता है। दूसरा लावा पतला होता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। पतला होने के कारण दूर दूर तक ये ज़्यादा दूर तक फैलता है बजाय किसके? अम्लीय लावा के। फलस्वरूप पठार का निर्माण होता है। जो प्लेट्यू बनते हैं वो आपके ज़्यादातर किससे बनते हैं? क्षारीय लावा से बनते हैं। ठीक है, जिसको पैटिक लावा या फिर बेसिक लावा कहा जाता है। आगे बढ़िए। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किसके रूप में कहा जाता है? पायरोक्लास्टिक, हाइपरक्लास्टिक, हेपेरोक्लास्टिक या फिर सिरोक्लास्टिक, क्या इसको कहा जाता है? तो देखिए, जब ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल होती है और जो राख होती है यानी कि जो विस्फोटक सामग्री होती है ये जब बाहर निकलती है तो इसको कहा जाता है पायरोक्लस्टस कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को पायरोक्लस्टस के रूप में जाना जाता है। एक मिनट, चलिए, पायरोक्लस्टस के रूप में कहा जाता है या फिर जाना जाता है। पायरोक्लस्टस के अंतर्गत विखंडित पदार्थों के बारीक कण इनसे लेकर के बृहदाकार बम तक को सम्मिलित किया जाता है। ज्वालामुखी से निसृत बड़े बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। मटर के दाने या फिर अखरोट के दाने जो आकार के होते हैं यानी कि छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, गुट जो आप गुट्टे खेलते हैं गुटके टाइप के होते हैं, उनको लेपली कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के साथ द्रव रूप में पिघला हुआ जो भाग बाहर आता है उसको लावा कहा जाता है। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है? यह युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला में संबद्ध पाए जाते हैं। यह नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं। यह पुराने क्षैत पहाड़ की श्रृंखला से संबंध होते हैं।
या फिर यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। आंसर इसका कीजिए फटाफट से, आप लोगों को इसका आंसर आता है तो। देखिए यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से जो वर्णित कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये मोरदार पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो ये आपका जो सक्रिय ज्वालामुखी है पर डे बनता है, ये नहीं होगा। यह नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं, ये तो कैसे भी नहीं होगा। ये पुराने क्षैत पहाड़ की श्रृंखला में संबंध होते हैं, ये भी नहीं होगा आपका। यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये किसको सही से वर्णित कर रहा है? ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी को वर्णित कर रहा है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे। सक्रिय ज्वालामुखी ये तो पढ़ ही लिया है। इटली का एटना, स्ट्राम्बोली, हवाई द्वीप, मोना लोआ, ये सभी कैसे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, इनको याद रखिएगा। इक्वाडोर का है एक कोटोपैक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अगर पूछा जाए तो वो आपका चिली का है एकांकोगुआ पर्वत। लेकिन ये कैसा है? मृत ज्वालामुखी है, ना कि सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय अगर पूछा जाए तो आपका इक्वाडोर का कोटोपैक्सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है यहाँ पे? एल्यूशन द्वीप समूह, मिंडनाओ द्वीप समूह, अजोर्स द्वीप समूह या फिर सखालिन द्वीप समूह, कौन सा है जो कि ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा एल्यूशियन जो द्वीप समूह है, सॉरी ये नहीं, ज्वालामुखी प्रशांत पर ध्रुवीय का ज्वालामुखी भाग नहीं है आपका, अजोर्स द्वीप समूह हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसका भाग है? ये अटलांटिक कटक का भाग है, ठीक है। किसका हो जाएगा? ये अटलांटिक का भाग हो जाएगा, वो भी किसका? मध्य अटलांटिक का, ठीक है। और बाकी का आपका एल्यूशियन द्वीप है, मिंडनाओ है, सखालिन है, ये प्रशांत ज्वालामुखी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी दिए गए हैं, उनके देश दिए गए हैं, कौन सा ज्वालामुखी यहाँ पे सही से मैच नहीं है वो अपन लोगों को देखना है। इरेवस कह रहा है कि जापान में है, ठीक है। और जो माउंट अनुंग कह रहा है कि इंडोनेशिया में है। ग्रिम्सबोटन कह रहा है आइसलैंड में है। किलाइया कह रहा है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो देखिए यहाँ पे माउंट अनुंग इंडोनेशिया में सही है, ग्रिम्सबोटन ये आपका आइसलैंड में सही है, किलाइया आप लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका में सही है। माउंट इरेबस ये जापान में बता रहा है, तो जापान में ना होकर के ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है भैया। कहाँ पे है ये? अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका में है आपका माउंट इरेबस, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह में 2500 फैथम था, उससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त होता है, कहलाते हैं क्या? समुद्री निक्षेप, लाल मिट्टी, कैल्शियम युक्त पंख या फिर रेडियोलेरियन पंख। इसको क्या बोला जाता है जब ये अधिक गहराई पर निक्षिप्त होते हैं या फिर वहाँ पर ये अवसाद फैलाते हैं अपना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसको लाल मिट्टी कहा जाता है जब समुद्र की गहराई इसमें ज़्यादा हो जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह से 2500 फैथम था, उससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त होता है तो उसको लाल मिट्टी कहते हैं। रेडियोलेरियन पंख का जमाव सागरीय भागों के ठंडे एवं उष्ण भागों में अधिकता से पाया जाता है। इसका निर्माण फोरामिनिफेरा, इसको याद रखिएगा, फोरामिनाफेरा नामक जाति के सूक्ष्म जीव के कोषों के द्वारा होता है। और जो रेडियोलेरियन पंख है सामान्यतः 2000 से लेकर के 5000 फैथम की गहराई पर पाया जाता है। आगे बढ़िए। पृथ्वी की सही आकृति कैसी है? एलिप्सॉइड है, जियोइड है, स्फेरॉइड है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये तो सभी को पता है कि अपनी पृथ्वी की आकृति जियोइड है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पे फिर से चोटियाँ दी गई हैं, उनके देश दिए गए हैं, कौन सी चोटियाँ कौन से देश में। तो चलिए इनको लगाइए फटाफट से।
यहाँ पर कौन सी सुमेलित नहीं है ये बताना है। एकांकोगुआ अर्जेंटीना में बता रहा है, कोटोपैक्सी को ये सूडान में बता रहा है, किलिमंजारो को तंजानिया में बता रहा है, देनाली को संयुक्त राज्य अमेरिका में बता रहा है। तो ठीक है, अभी अपन लोगों ने पढ़ी हुई है कोटोपैक्सी, ये सूडान में बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सूडान में ना होकर के आपके कहाँ पे है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में भी इक्वेडोर में है। ठीक है, यहाँ पे क्या था आंसर कीजिए, इक्वेडोर में है। ये किस लिए फेमस है कोटोपैक्सी, अभी अपन लोगों ने इसका क्वेश्चन किया हुआ है। बाकी का एकांकोगुआ अर्जेंटीना में सही है, किलिमंजारो तंजानिया में है, देनाली संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, उसको सही कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है? पीलियन, हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोलियन, बल्केनियन। कौन सा है जो कि विस्फोटक नहीं होता है? तो यहाँ पे जो आपका हवाई तुल्य ज्वालामुखी होता है ये विस्फोटक नहीं होता है। बाकी का पीलियन है, स्ट्राम्बोलियन है, बल्केनियन है, ये सभी विस्फोटक होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी देख लीजिए व्याख्या। हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार शांत ढंग से होता है, विस्फोटक बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण होता है गैस की तीव्रता में कमी होती है, लावा यहाँ का पतला होता है, इसलिए ये ज़्यादा विस्फोटक नहीं होता है। आगे बढ़िए। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजियामा है, एकांकोगुआ है, क्राकाटाओ है, या फिर आपका इटना है। तो जो सबसे शांत ज्वालामुखी है आपका वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एकांकोगुआ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसकी व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, इसको देख लीजिए। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांकोगुआ है, जिसकी 6,962 मीटर हाइट है। एंडीज पर्वत श्रेणी पर ये स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अन्य शांत ज्वालामुखी हैं, उनके भी उदाहरण देख लीजिए। पोपा है जो कि म्यांमार में है, तंजानिया जो कि किलिमंजारो में है, कोह सुल्तान ये आपका ईरान में है। सभी के उदाहरण याद रखिएगा और साथ में उनके देश भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्ट्राम्बोलियन जो कि सिसिली में बता रहा है, बल्केनियन ज्वालामुखी ये लिपारी द्वीप पर बता रहा है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी ये आपका हवाई द्वीप पर बता रहा है, विसुवियस ज्वालामुखी ये आपका इटली में बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा है जो कि सही से सुमेलित नहीं है, वो आपको आंसर करना है। तो देखिए चलिए, जो आपका स्ट्राम्बोली है ये आपका सिसिली में ठीक है। बल्केनियन आपका लिपारी द्वीप पर सही है। पीलियन ये आपका हवाई द्वीप पर बता रहा है, जबकि कहाँ पे होना चाहिए था? पीलियन ज्वालामुखी आपका मार्टिनिक द्वीप पर होना चाहिए। तो मार्टिनिक द्वीप कहाँ पे है? ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और साथ में आपका विसुवियस ज्वालामुखी ये आपका इटली में है। चलिए आगे बढ़िए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिए, सी गलत दिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलन किसका उदाहरण है? डोम पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, पठारीय पर्वत का, या फिर ब्लॉक पर्वत का? किसका उदाहरण है ये उत्तरी अमेरिका का माउंट सेंट हेलन? ये आंसर हो जाएगा इसका ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है ये। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो पदार्थ हैं उनके जमाव से इसका निर्माण होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चिली का एकांकोगुआ है, जिसकी हाइट कितनी है? 6,962 है। लेकिन ये कैसा है? मृत ज्वालामुखी है, मृत या फिर शांत भी बोल सकते हैं। आगे बढ़िए। सोल्फतारा इनमें से किसका एक प्रकार है? ज्वालामुखी का, बलन पर्वत का, विच्छेदित पठार का, या फिर जलोढ़ मैदान का, या फिर गर्म पानी के सोता का? किसका उदाहरण है ये आपका सोल्फतारा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ये जो उदाहरण है वो ज्वालामुखी का होता है सोल्फतारा। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। धुआंरे के साथ साथ वाष्प निकलता है, गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ भी हैं जो कि बाहर निकलते हैं। इनमें प्रमुखता होती है गंधक की। ठीक है,
जो आप लोग यूज़ करते हैं गंधक आवाज़ के लिए। ऐसे धुआंरे जिसमें अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उनको गंधकीय धुआंरा या फिर सोल्फतारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको सोल्फतारा समझ में आ गया। सोल्फतारा क्या है? जब गंधक बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है धुआंरे से तो उसको सोल्फतारा कहा जाता है। धुआंरे अथवा ध्रुम छिद्र लैटिन भाषा के फ्यूमरोल शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य ऐसे छिद्र से होता है जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलती है। दूर से देखने से ऐसा लगता है मानो जोरों से धुआं ही धुआं बाहर निकल रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आप लोग को अगर ऐसे क्लियर नहीं होता तो आप लोग जो वीडियोस होती है ना गिफ्ट टाइप में या फिर आपके, उनको देखिएगा ज्वालामुखी को निकलते हुए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे भी आपको FB चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कई सारी वीडियो जैसी देखने को मिल जाएंगी। लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहाँ पर है? जापान में है, इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में है या फिर हवाई पर है? तो जो लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी है ये स्थित है कहाँ पे? आपकी फिलीपींस में है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। लुजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप भी है। आगे देखिए, जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी तथा इंडोनेशिया में क्राकाटुआ ज्वालामुखी अवस्थित है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन सी है? जापान की फ्यूजियामा, इंडोनेशिया में क्राकाटुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पे है? भारत की सीमा में है, पूछ रहा है। नारकोंडम है, बैरन द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, अमीन द्वीप है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो जो कि भारत में स्थित है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कैसा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप है जो कि आपका अंडमान में स्थित है। ठीक है, चलिए आपका ये सेशन हो चुका है और ये आपका सेशन यानी कि इतने ही क्वेश्चन आज इसमें करेंगे। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।